मित्रों नमस्कार। मैं आनंद सिंह आपके समक्ष अपने नवीन काव्य अथर्वा मैं वही वन हूँ इसको लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रियवर, हेलो जी, आ चुका हूँ। देखिए ज़रा एक मिनट देख के बताइए। देखिए आ रहा है लाइव। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी बहुत धन्यवाद अर्पण जी, बहुत धन्यवाद। प्रियवर अर्पण जी और जनसुलभ पुस्तकालय से जुड़े हुए मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं आनंद सिंह अपनी नई काव्य कृति अथर्वा मैं वही वन हूँ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मुझसे भाई यह आग्रह किया कि मैं इस काव्य के विषय में कुछ कहूँ। लेखकीय वक्तव्य शब्द उन्होंने रखा है। मुझे थोड़ा संकोच इसलिए भी है क्योंकि अथर्वा को लेकर जितना कहा जाना चाहिए था वो उसकी भूमिका में, और जो कुछ शेष बचा वो उसके परिशिष्ट में मैं पहले भी विस्तार से लिख चुका हूँ, कह चुका हूँ। लेकिन कुछ इसके इतर बातें भी हो सकती हैं जो मैं समझता हूँ अपने पाठकों से और अपने मित्रों से शेयर की जा सकती हैं। इसलिए अर्पण जी ने ये जो मौका मुझे दिया है, सुलभ कराया है, इसके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ अनुभव करता हूँ। कल ही जनसुलभ मंच पर हम लोगों ने आदरणीय रमेश शाह जी को सुना। मुझे याद आता है आदरणीय शाह साहब हमेशा वक्तव्य देने के पहले एक संबोधन करते हैं, मेरे समानशील मित्रों। आज मुझे भी यही कहना चाहिए क्योंकि बिना समानशील और व्यसन के सख्य होता नहीं। मैत्री का आधार भी उसे ही माना गया है। शील और व्यसन भी समय समय पर बदलते रहते हैं और यही कारण है कि हमारे मित्रगण भी बदलते रहते हैं। मेरे लिए तो ये इसलिए ज़्यादा सच है क्योंकि विद्यार्थी जीवन से लेकर बाद तक भी शील और व्यसन बदलते रहने के कारण मेरे मित्रों की संख्या भी बढ़ती चली गई और कई बार विचित्र स्थिति भी हो जाती है क्योंकि उनकी जीवन दृष्टियों में काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है और एक समय पर मुझे ये सभी जीवन दृष्टियाँ प्रिय रही हैं, अतः वे सब मित्र भी प्रिय हैं। कई बार मुझे लगता है कि शायद मेरी जीवन दृष्टि ही यही है जिसमें परस्पर कई विरोधी विचारधाराएं और जीवन दृष्टियां एक साथ एक पंक्ति में आ जाती हैं, मिल जाती हैं। मेरी शायद ये शुरुआती दौर की कोशिश थी कि मैं इनके बीच से कोई रास्ता निकाल सकूं। परस्पर विरोधी दिखाई देने वाली विचारधाराओं और जीवन दृष्टियों के भीतर से एक समन्वयात्मक दृष्टि हम विकसित कर सकें, और मेरा मानना है कि जीवन के लिए वह ज़्यादा ज़रूरी है। और यूं भी मित्रों देखा जाए तो जीवन क्या है? जीवन अंततः परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली विचारधाराओं, विचार सरणियों, चिंतन पद्धतियों और जीवन दृष्टियों से ही मिलकर बनता है। उसमें रेखा खींचकर
बांटा नहीं जा सकता कि जीवन का इतना हिस्सा मेरे लिए स्वीकार्य है और शेष अस्वीकार्य। मैं जीवन को होलिस्टिकली पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए उसकी फांकों का उतना ज़्यादा महत्व नहीं होता। विचारधारात्मक और वैचारिक दूरियों को मैं ज़्यादा तरजीह नहीं देता। मुझे लगता है कि जीवन के समानांतर ही जो वास्तविक कविता है और हमारे देश की कविता, वो इन सभी परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली जीवन दृष्टियों के भीतर से एक काव्यात्मक समन्वय घटित करती हैं, जिसको हम पोएटिक सिंथेसिस कह सकते हैं। मुझे लगता है कि इस सिंथेसिस को अर्जित करने के क्रम में ही अथर्वा मैं वही वन हूँ नामक इस कृति की रचना भी हुई है। ये छोटा सा निवेदन मैंने इसलिए किया क्योंकि जिन मित्रों ने अथर्वा को पढ़ा है या देखा है, देख सके होंगे, तो वो स्पष्ट इस बात की प्रतीति कर सकेंगे कि इसमें अनेकानेक विचार दृष्टियाँ समाहित हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं मित्रों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें जीवन की ही तरह कविता को भी बहुत लोगोसेंट्रिक, अथॉरिटेटिव और रेडिकल तरीके से नहीं देखना चाहिए। उसमें कुछ थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बची रहनी चाहिए, जिसमें जीवन की जो सुरभि है, उसका जो सौंदर्य है, वो विकसित हो सके। बहुत कसे हुए जीवन में, बहुत अनुशासित विचारधारात्मक जीवन में कई बार जीवन नहीं होता और वहाँ अन्य चीज़ें बहुतायत में होती हैं। ये कविता भी एक तरह का कंपोजिट कंस्ट्रक्शन है। मैं इसे कंपोजिट कंस्ट्रक्शन कहूँगा, क्योंकि कविता किसी एक खास विचारधारा से ही नहीं बनती या एक खास जीवन की अनुभव शैली से ही नहीं बनती, बल्कि वह तो एक टोटल सौंदर्य प्रतीति है जिससे कविता प्रतिबिंबित होती है। और अथर्वा जैसी एक लंबी रचना में ये सारी बातें आपको देखने को मिलती हैं। ये एक तरह का कंपोजिट कंस्ट्रक्शन है, ये कंपोजिट पोइट्री है, कल्चर की तरह, जिसमें अनेक विचार दृष्टियाँ, अनेक जीवन शैलियाँ आकर मिल जाती हैं और अपनी अपनी खूबियों का इस तरह से उसमें विलयन करती हैं, जिससे हम एक नया यौगिक या एक नया रसायन बना पाते हैं। मेरे जानते इस कृति में, हालांकि यह काम तो मेरे मित्रों का है, आलोचक गणों का है, पाठकों का है, कि वो इसमें ये विश्लेषित करके देख सकें कि जो जीवन मधु इसमें मैंने एकत्र करने का प्रयत्न किया है वो किन फूलों से आया होगा और उनका अपना अलग अलग वैभव क्या रहा होगा, किस तरह से चीज़ें घटित हुई होंगी। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर मेरा ये मानना है कि अथर्वा में पिछले 25 या 26 वर्षों का जो सामाजिक विमर्श है, चाहे उसको हम दलित विमर्श कहें या अस्मिता विमर्श कहें या स्त्री विमर्श कहें, वह सारा विमर्श कहीं ना कहीं इसमें अपनी अलग विचार दृष्टि के साथ ही साथ मौजूद है, उपस्थित है। और जो लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे उनको अलग अलग पांडुलिपियों में ये देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इसकी काव्य प्रक्रिया, रचना प्रक्रिया के विषय में मैंने परिशिष्ट में और भूमिका जिसका नाम उपोद्घात है उसमें निवेदन कर चुका हूँ। तो यह एक बार आग्रह अपने मित्रों से फिर से करूँगा कि कृति को पढ़ते हुए जो कृति के हिस्से के रूप में ही विन्यस्त हो गए हैं उपोद्घात और परिशिष्ट, उनको एक बार वो देख जाएं, क्योंकि जैसी बातें पहले कही जा चुकी हैं, कवियों ने कही हैं, आलोचकों ने कही हैं कि कृति का ही हमें विश्वास करना चाहिए, कृतिकार का नहीं। और रोला बार्थ ने भी कहा एक कृतिकार उसी में मौजूद है, उससे बाहर तो उसका कोई अस्तित्व है नहीं। तो यह जो कुछ लेखकीय वक्तव्य के रूप में मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, यह सारा कुछ बाहरी वक्तव्य ही माना जाएगा। उसका आंतरिक अवयव और भाग तो वही होगा जो किताब के साथ ही प्रकाशित हो चुका है। यह कृति कैसे रची गई, यह एक सवाल
मेरे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के दौरान इसकी रचना शुरू हुई 1992, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जेआरएफ का स्टूडेंट था, शोध विद्यार्थी था, शोध छात्र था। और उस समय की परिस्थितियां हमारे देश की भी अलग थीं। 90 के दशक में अंतिम दिनों में जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को आई, मंडल कमंडल का जिस तरह का विवाद भी चला, उससे मेरे जैसे अनेक संवेदनशील विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी बातें हमें कहीं न कहीं छूती रहीं और विचार विमर्श चिंतन के स्तरों पर जोड़ती रहीं। कहीं न कहीं हमें वो प्रेरित भी करती रहीं, उद्बुद्ध भी करती रहीं और व्यथित भी करती रहीं। इस तरह की अनेकानेक ऐतिहासिक घटनाएं भी उसी दौर में देखने को आईं। उन प्रश्नों के लिहाज से और वैसी राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से मेरे जैसे एक साहित्य के विद्यार्थी के मन में अनेक प्रश्न आए। मसलन भारत के इतिहास को लेकर, इसकी सांस्कृतिक परंपरा को लेकर, भारत की भारतीयता को लेकर, उसके दोनों पक्ष, जिसमें पश्चिम के लोगों ने भारत को खोजने की कोशिश की कि भारत क्या है, और हमारे सामने ओरिएंटल व्यू प्रस्तुत किया, जिससे आज हम सहमत नहीं हैं। हम सभी सहमत नहीं हैं, मैं ही नहीं। और भारत को लेकर भारतीयों का दृष्टिकोण जो नवजागरण के समय में हमारे सामने आया और जिसकी कोख से ही स्वतंत्रता की लहर पैदा हुई, हमने अपनी आँख से अपनी को देखने की कोशिश की। तो ये जो एक रस्साकशी रही दृष्टि को पाने की कि हम अपने ही भाव को, अपनी अस्मिता को, अपने पुरुषार्थ को किन मानकों से देखें और किस तरह से समझने की कोशिश करें, कैसे अपने आप को पहचानें, अपनी भारतीयता को, अपनी राष्ट्रीयता को, और उसी से जुड़ी हुई अपनी नागरिकता को भी हम किस तरह से देखें, पहचानें, और बतौर मनुष्य या सिटीजन, नागरिक के हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसकी भी पहचान हमारे लिए ज़रूरी हुई। तो उन्हीं दिनों जब ये प्रक्रियाएं सब चल रही थीं, मेरे मन में एक उथल पुथल भी मची हुई थी। तब मैं विद्यार्थी ही था, शोध में लगा हुआ था, लेकिन थोड़ा उससे पहले कुछ इस तरह की भी जीवन दृष्टि बनी थी जिसमें प्रगतिशील मूल्यों और विचारों के साथ साथ उनके समानांतर ही एक खोजी दृष्टि भी मेरे अंदर आ गई थी, जिससे मैं ये जानना चाहता था कि भारत की परंपराओं के जो गुह्य पक्ष हैं, साधनात्मक पक्ष हैं, जिनमें आगम और निगम की परंपराएं हैं, अध्यात्म की परंपराएं हैं, साधना की परंपराएं हैं, भक्ति की परंपराएं हैं, और इसके साथ साथ जुड़े हुए अन्य अनेकानेक रहस्य की परंपराएं हैं जो दुनिया भर में प्रख्यात रही हैं, उनको भी जानने में मेरी रुचि थी। आप यदि स्मरण करें तो वो समय था जब लोक वृत्त में ओशो, रजनीश, जे कृष्णमूर्ति जैसे चिंतकों, विचारकों, रहस्यदर्शियों की बातें भी सुनी जाने लगी थी और वैचारिक जगह घेर रही थी। राजनीति के साथ साथ ये विषय भी महत्वपूर्ण हो रहे थे और संवेदनशील लोग, रुचिशील लोग इनको भी जानने समझने में उद्यत थे। सौभाग्य से चूँकि दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हुए मित्रों के साहचर्य में न्यू फिजिक्स को पढ़ने की मेरी लालसा तीव्रतर हुई और मैंने फ्रिजफ कापरा को उन दिनों बहुत पढ़ा था। बाद में भी उनकी जो प्रकाशित हुई पुस्तकें उनको भी मैंने पढ़ा। तो धर्म और विज्ञान के संतुलन या उनकी समानता को लेकर भी एक शोध की दृष्टि या इंक्विजिटिव दृष्टि, जिज्ञासु दृष्टि मेरे भीतर पनपनी शुरू हो गई थी और मैं उनके साथ साथ उनके स्वर मिलाकर यह जानने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली व्हाट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस नेचर, प्रकृति कैसे बनी है, किन अणुओं से बनी है, और पदार्थ और चेतना में वास्तविक समस्या क्या है, जिसके आधार पर जो प्रमुख भौतिकवादी दर्शन जैसे मार्क्सवाद वगैरह हैं विकसित हुए हैं। तो उनका एक वैचारिक और दार्शनिक आधार जो था उसको भी समझने की ओर मैं प्रवृत्त हुआ। पढ़ने के लिए तो हम लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ते आए हैं, लेकिन ठीक से समझने, देखने और दृष्टिपात करने के लिए एक अवसर मुझे ये मिला।
निस्संदेह उसमें हमारे पारिवारिक संदर्भों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पापा समाजवादी चिंतक, विचारक, शिक्षाविद रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ा असर हमारे पूरे परिवार पर पड़ा। उन्हीं की ये देन है कि समाजवाद की जो चेतना रही, निश्चय ही वो यूरोप से आई। वो कोई जो समाजवाद की प्रणाली और चिंतन की प्रक्रिया आई वो भारत में उसकी ज़मीन वैचारिक रूप से रही, लेकिन 19वीं शताब्दी में जिस तरीके से सामने आई उसमें योगदान तो उन लोगों का ही था, विशेष रूप से जो पश्चिम से पढ़ लिख कर आए थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। आचार्य नरेंद्र देव का भी चिंतन था उसमें, जयप्रकाश जी का भी चिंतन था। तो इन दृष्टियों ने भी व्यक्तिगत स्तर पर कहीं ना कहीं हम भाइयों को, दो भाई हूँ, मेरे छोटे भाई डॉक्टर सानंद, वो भी समाजवाद की राजनीति में हैं। तो कहीं ना कहीं हम दोनों लोगों के व्यक्तित्व में पापा, मेरे पिता का भी एक यह स्वर मिला हुआ रहा, जिससे जीवन जगत को समझने की एक पदार्थवादी दृष्टि या बहिर्मुखी दृष्टि भी हमारे सामने रही होगी। तो मैं ये पाठकों के या मित्रों के समक्ष ये बताना चाहता हूँ कि जिन दृष्टियों ने हमें गहरे स्तरों पर छुआ, जिन्होंने हमें प्रभावित किया और जिससे हमारी काव्यानुभूति बनी और आगे चलकर उसी का प्रतिफलन अब अथर्वा नामक काव्य में हुआ, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का उसमें एक योगदान है। और इसीलिए मैंने कहा, पहले ही निवेदन किया कि समानशील और व्यसन होना कितना मुश्किल मामला है। एक समय ऐसा आता है कि हमारे शील भी बदलते हैं, आचरण के व्याकरण भी बदलते हैं और व्यसन भी बदलते हैं, और अलग अलग दौर के उस तरह के समानशील आचरण व्यसन वाले मित्र भी हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। मैं इस मामले में बहुत समृद्ध अनुभव करता हूँ कि मेरे मित्रों की संख्या बहुत है और उनमें वैचारिक दूरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, और मैं सेतु बनाने का काम करता रहता हूँ। मेरी गहरी मित्रता पदार्थवादियों से भी है, चेतनावादियों से भी है, यानी अध्यात्मवादियों से भी है और बहिर्मुख राजनीति में डूबे हुए लोगों से भी है। तो कुल मिलाकर अथर्वा जैसी रचना को पढ़ने के लिए इस तरह का शील और इस तरह का व्यसन भी होना आवश्यक है। अगर हम एक एकांगी दृष्टि लेकर के अथर्वा के भीतर प्रवेश करेंगे तो वो एक जंगल की तरह नजर आएगा। इसका नाम ही है मैं वही वन हूँ। वन है, वन की जो गहनता है, वन की जो विशालता है, वन की जो इंटेंसिटी और डेंसिटी है, वह इस काव्य में आपको पगे पगे दिखेगी और कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कतें भी पैदा करेगी। इसके साथ साथ एक बात और कहना उचित लगता है, हालांकि वो एक आत्मश्लाघा जैसी बात होगी, आत्म प्रशंसा जैसी, लेकिन चूँकि आजकल सब लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और सभी की दिलचस्पी गहरी से गहरी चीज़ों की छानबीन में रहती है, अधिक से अधिक अच्छी पुस्तकों का पाठ करने का भी मन सबका रहता ही है। तो उसी तरह से विद्यार्थी काल से ही पारिवारिक परिवेश के कारण, खासतौर से पिताजी के अभिनिवेश के कारण, मेरी प्रज्ञा जो थी वो अधिकाधिक पुस्तकों को पढ़ने में ही लगी हुई थी। और विद्यार्थी जीवन से लेकर मैंने अब तक केवल एक ही काम किया, पढ़ने का। यानी एक बात कह दूं कि इसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया तो ये गलत नहीं होगा। पढ़ने के अतिरिक्त मैंने और कोई काम नहीं किया। तो स्वाभाविक ही है कि यह जो बड़ी भूख थी उसकी वजह से अनेक चीज़ें पढ़ने को मिली, समझने को मिली, और एक्सेस बना उन तमाम विचारों तक स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में, अल्प वय में ही, जो अन्य लोगों के लिए उतना सहज नहीं रहा। गांव तक की शिक्षा मेरी, हाई स्कूल तक की शिक्षा यहीं गाज़ीपुर ज़िले में हुई थी, एक गांव में, और यहीं से पढ़ने के बाद फिर मैं इलाहाबाद गया। तो वहाँ पढ़ने की जो भूख थी थोड़ी शांत हुई। कारण यह है कि पब्लिक लाइब्रेरी का मैं सदस्य बन गया और अनेक विषयों की पुस्तकों को पढ़ने लगा। फिर रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी का सदस्य बन गया, तो वहाँ भी अनेक पुस्तकें मुझे मिली। विद्यार्थी भी मैं साहित्य और इतिहास का था, प्राचीन इतिहास का। तो उस बहाने से मुझे दुनिया भर के इतिहास को, संस्कृतियों को, विश्व सभ्यताओं को बहुत गहराई से पढ़ने जानने का अवसर मिला। इलाहाबाद एक तरह की उपजाऊ ज़मीन भी थी और एकांत का समय भी था जिसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ सकें। तो एक तरह का, जिसको हम कहें वैश्विक बोध, वर्ल्ड विज़न जैसा, जिसका हम बीज कह सकते हैं, बहुत प्रखर होकर तो नहीं, लेकिन एक बीज की तरह मेरे मन में विन्यस्त रहा।
और मैं कोशिश में था कि कोई समन्वय इन विरोधी विचारों के बीच से घटित किया जा सके, एक सिंथेसिस बनाई जा सके। तो वाद विवाद और संवाद वाली सिंथेसिस ही सही, चाहे हिगेल ने कहा हो या मार्क्स ने कहा हो, या हमारे यहाँ भी वादे वादे जायते तत्वबोध ये कहा गया। तो तत्वबोध की ओर आने की जो एक अभिरुचि बनी रही, उसी ने कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित किया कि इन अधिकाधिक विचारों और वैचारिक संघर्षों के संकुल में से गुजर कर किस तरह से हम एक ऐसी आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकें जिससे कविता की अनुभूति भी तैयार होती है, जिसको हम काव्यानुभूति कहते हैं। इस बिंदु पर रुककर थोड़ा सा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि साहित्य में रुचि बचपन से ही थी और कविता बहुत बचपन से ही लिखने लगा था। हालांकि उसको दिखाने की कोई बहुत इच्छा नहीं थी और छपाने से मैं काफ़ी दूर रहा, तो लिखने का काम तो बहुत ज़्यादा हुआ, छपाने में मैं बहुत आलसी था। तो रचनाओं को भेजता नहीं था, केवल वो स्वयं पढ़ता था या मित्रों दोस्तों के बीच में कभी कभी सुनाता था। इलाहाबाद में कुछ मित्रों के संपर्क में आने से उन्होंने कुछ प्रेरित किया, तो कुछ रचनाओं को इधर उधर भेजा भी। कई बार रचनाएं लौट के आ गईं और कई बार कुछ प्रकाशित भी हो गई, जिनका मैंने कोई हिसाब नहीं रखा। लेकिन कविता लिखने की जो मेरी भाषा थी वो थोड़ी सी अलग थी दूसरे लोगों से, और उसकी शब्दावली पर शुरू से ही प्रसाद, निराला, पंत, दिनकर और आगे चलकर नरेश मेहता, अज्ञेय, मुक्तिबोध का प्रभाव पड़ा। आप अथर्वा में भी इस बात को देखेंगे, अनेक शैलियों में ये रचना लिखी गई है और इन सभी महत्वपूर्ण कवियों की शैली का असर भी आपको इसमें दिखाई देता है। कभी कभी वो जानबूझ करके भी उसको रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है कि मेरी कविता को पढ़ते हुए यदि इस तरह की गूंज, इको, ट्रेडिशनल इको, एक पारंपरिक गूंज भी पैदा हो सके, और कम से कम कविता ये काम भी कर सके कि जब हम कविता में घुसें तो हमारी परंपरा की गूंजों को वो प्रस्तुत करे, प्रसारित करे, तो भी मैं बड़ा काम मानता हूँ। तो कुछ और न सही, अगर अथर्वा यह भी काम कर सके कि इसको पढ़ते हुए हम अपने महान कवियों, बड़े कवियों की ओर प्रतिश्रुत हो सकें, तो यह भी एक उपलब्धि इसकी होगी। तो ग्रेजुएशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं गया और वहाँ प्रोफेसर मानस मुकुल दास से मेरा संपर्क हुआ, उनके स्नेह के वर्तुल में जब मैं आया, तो मुझे साहित्य को बहुत गहराई से जानने, सुनने, समझने का अवसर मिला। और वो वैचारिक दृष्टियाँ जिनको हम दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी कह सकते हैं या विज़न कह सकते हैं, जिनसे कविता में प्रोफाउंडिटी आती है, गहराई आती है, उन दृष्टियों के भी संपर्क में मैं आया। और ये मानस दा ही थे जिनसे मिलने के बाद मुझे ठीक से साहित्य की समझ हुई। साहित्य मैंने यूँ तो बहुत पढ़ा हुआ था, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, बांग्ला साहित्य, उर्दू साहित्य, ये सभी साहित्य और भी जो अनुवाद के माध्यम से सुलभ हो सकते थे, उन सब साहित्यों को मैंने पढ़ा था इंटरमीडिएट और बीए में। लेकिन जो अपनी एक स्वाभाविक पैठ होती है और अपनी एक जो जिज्ञासा होती है या अर्थांतरित जिज्ञासा, जिससे हम अपनी आत्मानुभूति को पाना चाहते हैं, वह तो तभी संभव हो सकी जब मैं प्रोफेसर मानस मुकुल दास के साथ में आया। वो अंग्रेजी विभाग में हमारे बहुत लोकप्रिय अध्यापक थे और उनका बहुत गहरा प्रभाव मेरी मनोसामाजिक दृष्टि पर पड़ा, कविता के अंतरानुभूति पर पड़ा। एक जो हम कहते हैं जिसको इंटीरियर, जो एक जीवन का पक्ष है, इंटीरियर पक्ष है, जिसमें साहित्य भी है और अन्य कलाएं भी हैं, उनका बहुत गहरा प्रभाव उन चीज़ों पर पड़ा। सौभाग्य से मानस जी अज्ञेय जी से बहुत निकट थे और अनेक जगह लिखा भी गया है, मैंने भी कहा है कि मानस मुकुल दास ने ही मुझे अज्ञेय जी के साहित्य की ओर प्रेरित किया था। तो उन्होंने जो दृष्टि प्रदान की समझने की, जीवन को भी समझने की, जीवन के भीतर बहने वाली अनेक जो धाराएं हैं उनको भी समझने की, वो मानस जी की ही देन है। और कमोवेश वे सारी चीज़ें जो मानस जी के माध्यम से मिली,
उन्होंने मेरी जीवन दृष्टि को विकसित किया। फिर तो अपनी साधना होती है व्यक्ति की, उसके भीतर कुछ अपना प्रकाश होता है तो अच्छा गुरु या अच्छा अध्यापक, अच्छा प्रोफेसर उसको उकसा देता है। ये काम मानसता ने किया। और मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ भी बन सका साहित्य में, और जो मेरी समझदारी बनी, और जो अनंतर प्रोफेसर होने के नाते, अध्यापक होने के नाते जो मेरे अध्ययन अध्यापन में प्रतिफलित हुई होगी, जिसे बेहतर मेरे विद्यार्थी ही जानते होंगे या बता सकते हैं, तो वो भी मानस जी की ही देन है। तो कुल मिलाकर एक जो मानसिक परिवेश बन सका मेरा, उसमें ये सारे तत्व काम कर रहे थे। इलाहाबाद के दिनों में ही मैं नीलकांत जी के संपर्क में भी आया, जो घोर मार्क्सवादी थे, और उनसे बहुत सहज और स्नेहमय संबंध मेरा रहा। अभी अनेकानेक वर्षों से वो संबंध कटा हुआ है, लेकिन उनके संपर्क में भी मैं आया, और उनके माध्यम से मार्क्सवादी दृष्टि को समझने का अवसर मुझे मिला, मार्क्सवादी साहित्य को पढ़ने का अवसर मुझे मिला। बहुत गहराई से मैं प्रेरित हुआ, और विद्यार्थी काल में ही मैं प्रगतिशील छात्र संगठन से भी जुड़ा। वो वही दौर था जब मैं रामकृष्ण और विवेकानंद की भावधारा से भी जुड़ा हुआ था, और लगभग रोज ही मैं रामकृष्ण मिशन में पुस्तकालय में जाता था पढ़ने के लिए। तो इस तरह से कह सकता हूँ, जब मैं देखता हूँ दूर तक, तो मेरे निर्माण में, काव्यानुभूति के निर्माण में, सौंदर्यानुभूति के निर्माण में, या जीवनानुभूति के निर्माण में, इन सारे परस्पर विरोधी, ऊपर से ही विरोधी मुझे तो लगे, भीतर से ये सभी चीज़ें, सभी जीवन दृष्टियाँ, जीवन को बनाने वाले या जीवन की छत को थामने वाले अलग अलग दूरी पर खड़े अलग अलग ऊंचाई के खंभे हैं। ये आपस में विरोधी नहीं है। जो एक पिछले 25-30 वर्षों में हिंदी साहित्य में, राजनीति शास्त्र में, इतिहास में, ये ह्यूमैनिटीज़ में द्वैत पैदा कर दिया गया है, चेतनावादी, भाववादी, प्रत्ययवादी बनाम पदार्थवादी, विज्ञानवादी, मार्क्सवादी दृष्टियों का, इस तरह का द्वैत मुझे नहीं दिखाई दिया। विचार के स्तर पर द्वैत हो सकता है, पहुंच के स्तर पर द्वैत हो सकता है, मापन के स्तर पर द्वैत हो सकता है, जांचने, समझने, विश्लेषण के स्तर पर द्वैत हो सकता है, लेकिन जब कोई रसायन घटित हो जाता है तो वहाँ द्वैत नहीं होता। जो यौगिक बन के कोई चीज़ आती है तो वहाँ द्वैत नहीं होता, वहाँ फांक दिखाई नहीं देती है। हाँ, निर्माण की प्रक्रिया में जो चीज़ें परस्पर विरोधी होती हैं, उनका कम या बेशी असर पड़ा करता, और ये असर मेरे ऊपर पड़ता रहा। फुटकर कविताएं मैंने बहुत सारी लिखी, और जब मैं सहायक प्राध्यापक होकर मध्य प्रदेश की ओर चला गया तो भी वो प्रक्रिया बनी रही, और आगे चलकर अनेक विषयों पर कविताएं लिखी हैं, जिनमें से सौंदर्य जल में नर्मदा 2015 में एक कृति प्रकाशित हुई, जो निखालिस नदियों पर ही कविताएं हैं, और विशेष तौर पर वो नर्मदा नदी को केंद्र में रखकर लिखी गई कविता। तो वो समुद्र पर कविताएं लिखी गई, और वो एक अलग संकलन समुद्र सौंदर्य की ही प्यास है नाम से आने वाला है। इस दौरान मैंने विद्यार्थी जीवन में भी अंग्रेजी साहित्य की कविताओं के बहुत सारे अनुवाद मैंने किए थे। मानस विद्या का छात्र था, तो जो कविताएं पाठ्यक्रम में थी उन कविताओं का भी मैंने अनुवाद किया, उन्हीं छंदों में अनुवाद किया था। ये एक तरह का काव्याभ्यास था मेरे लिए, अनेक छंदों में अभ्यास करना, अनेक छंदों को समझना, उनकी यति गति और गणों को समझना, पकड़ना, उनका अनुकरण करना, इस पर बहुत काम मैंने किया। और सैकड़ों कविताएं इस तरह की लिखी जिसमें मैंने निराला जी के छंदों का अभ्यास किया, प्रसाद जी के छंदों का अभ्यास किया, दिनकर जी के छंदों का अभ्यास किया, महादेवी के भी छंदों का अभ्यास किया, पंत जी के छंदों का अभ्यास किया। मुक्त छंद में यहाँ तक कि मुक्तिबोध जैसी कविताएं, नागात्मक कविताएं लिखने का अभ्यास किया। श्रीकांत वर्मा की भी कविताओं की तरह कविताएं लिखने का अभ्यास किया। वो कविताएं हैं मेरे पास, लेकिन उसको मैंने कभी प्रकाशित नहीं किया, कहीं भेजा भी नहीं, और मैं जानता हूँ कि वो काव्याभ्यास से उपजी हुई कविताएं हैं। लेकिन अथर्वा की जो समस्या थी, वह न केवल कविता की शैली को पकड़ने की समस्या थी, बल्कि काव्यानुभूति के साथ साथ उस काव्य वस्तु को भी पकड़ने की समस्या थी, जिनका कारण या बीज मेरे विविध
तरह के जीवन में रहा या विविध तरह के विचारों में फैला रहा, जिसकी जड़ें अंदर घुसी रहीं। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये केवल मेरे ही साथ हुआ होगा। मुझे लगता है कि हर संवेदनशील रचनाकार के भीतर, कवि के भीतर ये तरह तरह की लोक शास्त्र के अभ्यास की चीज़ें रहती ही हैं। बहुत पहले ही कहा गया कि कविता के जो 3 हेतु हैं, काव्य के 3 हेतु हैं, उसमें प्रतिभा है, वो लोक शास्त्र का आवेक्षण है और अभ्यास है। तो लोक शास्त्र का आवेक्षण यही है कि हम जो अध्ययन करते हैं, जो जीवन को देखते हैं, तो उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और जब आप अभ्यास करते हैं तो अभ्यास है और लोक शास्त्र का ज्ञान है और यदि किंचित प्रतिभा भी मिली हुई हो तो मिल करके कविता को बनाया करते हैं। और दोनों तरह की प्रतिभाएं आ जाती हैं, भावित्री भी, कार्यत्री भी। तो ये सब चीज़ें हर कवि के साथ घटित होती ही हैं। हमारे समय में ही अनेक कवि हैं जिन पर अनेक विरोधाभासी विचारों का प्रभाव है। और काव्य विकास के स्तर पर भी जब हम देखते हैं तो दिखाई देता है कि शुरुआत में ये प्रभाव था, बीच में ये प्रभाव हुआ, बाद में ये प्रभाव हुआ। उदाहरण के लिए पंत जी हैं। पंत जी किस तरह से छायावाद की कविता लिख रहे थे, फिर वो मार्क्सवाद के संपर्क में आए और बाद में अरविंद के खाते में चले गए। अज्ञेय पर भी प्रभाव पड़ा। हर कवि पर, हर रचनाकार पर, चाहे वो साहित्य की किसी भी विधा में हो, विचार दृष्टियों का प्रभाव तो पड़ता ही है। कभी कभी लोग मार्क्सवाद में अपनी आस्था ढूंढ लेते हैं तो वर्षों तक उसमें रहते हैं। कभी कभी लोग मार्क्सवाद में आस्था ढूंढने के बाद कुछ वर्ष रहते हैं, वहाँ से छूटकर आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग बचपन में मार्क्सवाद के प्रभाव में रहते हैं, बाद में उससे छूटते हैं, फिर अनेक दिशाओं की यात्रा में लग जाते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और मुझे लगता है, मैं इन सब बातों को विस्तार से इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब कविता पढ़ते हैं, कविता को देखते हैं, तो किसी एक ही दृष्टि में ना बने। कविता तो रसायन है, यौगिक है, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन है। तो जो उसका कंपोजिशन हुआ है, उसके कंपोजिशन में जो अनेक ऑर्गन्स हैं, अनेक यूनिट्स हैं, उनको भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। रिडक्शन करना ठीक नहीं, रिड्यूस कर देना ठीक नहीं। जब प्रायः हमारी आदत बन गई है, ये जो पिछले 30 वर्षों की, 40 वर्षों की जो आलोचना हिंदी पर छाई रही है, उसने हमें एक तरह का रिडक्शनिज्म दिया है। हम हर चीज़ को घटित करते हैं, घटाते हैं किसी वैचारिक सांचे में। और अगर उस सांचे में वो कविता घट जाती है तो हमें लगता है कि वो कविता अच्छी है या महान है या सद्गुण संपन्न है या पठनीय है। और अगर वो नहीं घटती है तो उसके तत्काल हम विरोधी विचार के रूप में उस कविता को ग्रहण कर लेते हैं कि ये पुनरुत्थानवादी कविता है, या कि पुरानी कविता है, अथवा कि ये तिथिबाह्य है, आउट ऑफ डेट है, वगैरह वगैरह। और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे बहुत सुंदर कवि, बहुत अच्छे कवि इसके शिकार हुए। उनको कम पढ़ा गया, कम जाना गया उस दौर में, जबकि उन्हें जाना चाहिए था। तो ये तो अब जाकर हुआ है कि हम कुंवर नारायण पर भी ठीक से बात कर पा रहे हैं, अज्ञेय पर भी बात कर रहे हैं। अभी शायद वो दौर नहीं आया है जब हम नरेश मेहता पर भी ठीक से बात कर पाए हों, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये दौर भी आ सकता है। तो एक बहुत बड़े स्केल पर जब हम जीवन को देखते हैं तो उसी का प्रतिफलन हमें साहित्य में और विशेषकर कविता में भी दिखाई देता है कि कविता अंततः अंतरानुभूति है। और इस अंतरानुभूति में केवल बाह्य यथार्थ ही काम नहीं करता। यथार्थ वह भी है जो यथार्थ का कारण है और यथार्थ के भीतर भी चुपचाप बह रहा है, उसे परिवर्तित कर रहा है, उसे देखने की हमें दृष्टि भी दे रहा है। उस दृष्टि से जब हम देख रहे हैं तो वो यथार्थ हमें बदला हुआ लग रहा है। क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 1990 के आसपास का जो यथार्थ था आज भी वही यथार्थ है, सामाजिक यथार्थ के रूप में या साहित्यिक यथार्थ के रूप में? क्या हमारे जीवनानुभूति में या सौंदर्यानुभूति में परिवर्तन नहीं हुआ है? क्या हमारे उपकरण, टूल्स बदले नहीं हैं? एक रचनाकार के बतौर तो मुझे लगता है कि बदले हैं और बहुत परिवर्तन आया है। मैंने अथर्वा के परिशिष्ट में भी इसकी चर्चा की है कि 20-25 वर्षों के दौरान जब मैं इस कविता को लिखता रहा तो यह नहीं कि इस कविता में ही परिवर्तन हुआ, इसका प्रभाव यह भी पड़ा कि इस कविता ने भी मुझे बदला, अनेक चीज़ें बदली। क्योंकि अगर दुनिया में परिवर्तन हुआ है, वैचारिक स्तर पर परिवर्तन हुआ है, सांस्कृतिक स्तर पर हुआ है, ऐतिहासिक स्तर पर हुआ है, राजनैतिक स्तर पर हुआ है, लोगों के जनजीवन में हुआ, सोचने विचारने के ढंग में हुआ है, हमारे कल्चरल क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, जीवन शैली में परिवर्तन आया है, जीवन मूल्य में परिवर्तन आया है, तो ऐसा कैसे संभव है
कि बतौर रचनाकार आप उससे अछूते रह सकें और वो आपको संवेदित या निनादित न करे, वो आपके भीतर घटित न हो। तो केवल वस्तुभूत के रूप में वो घटित नहीं होता, वो आत्मभूत होकर कोई रचनात्मक प्रत्यय कवि के मन में उतरा करता है। तो इस लंबी भूमिका के साथ ही मैं अथर्वा के उस मूल बिंदु पर आता हूँ और आपके समक्ष दो तीन बातें और रखता हूँ। ये इतनी बड़ी भूमिका मैंने इसीलिए रखी कि समान शील और व्यसन को मैं स्पष्ट कर सकूं और यह रेखांकित कर सकूं, अंडरलाइन कर सकूं कि जब तक इस तरह का समान शील और व्यसन नहीं होगा हम किसी कृति को ठीक से नहीं समझ सकते। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि केवल अथर्वा को ही समझने के लिए, मैं किसी भी कृति के लिए और कविता मात्र के लिए, साहित्य मात्र के लिए कहूँगा कि हम किसी विशेष दृष्टि के साथ वहाँ न जाएं, हम खुले होकर जाएं और खुले होकर उसको ग्रहण करें। अगर हम बंधी हुई दृष्टि से जाएंगे, पहले ही एक लोहे का टोप पहन के हम जाएंगे, तो हम कविता को नहीं पकड़ पाएंगे, हम उससे सीख भी नहीं पाएंगे। मेरा विश्वास है कि अगर हम खुले हुए मन से जाएंगे तो अथर्वा जैसी एक साधारण कृति भी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, बड़ी कृतियों का तो कहना ही क्या। तो अब मैं इस बिंदु पर आता हूँ कि 1992 में जब इस कृति की रचना शुरू हुई तो उस दौरान मेरी मानसिकता तंत्र साहित्य में थी, उसके साधनात्मक पक्षों में डूबी हुई थी। एक गहरा प्रभाव तंत्र का, साधनात्मक प्रभाव भी जिसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मैंने आयत्त करने का भी प्रयत्न किया था, उसे पकड़ने की भी कोशिश मैंने की थी, सूक्ष्मताओं को पकड़ने की भी एक प्रक्रिया और कोशिश मेरी थी। और चिंतन के स्तर पर जो आगम का चिंतन रहा है उसको भी समझने की कोशिश की। इस क्रम में बहुत सारी यात्राएं भी हुई और बहुत सारे अनुभव भी हुए। उसमें एक बड़ा अनुभव मुझे 1992 में हुआ, अथर्वा की रचना के थोड़ा पहले। अथर्वा की रचना के पहले, अथर्वा की रचना दिसंबर 1992 में शुरू हुई और मैं एक अजीब तरह के ऊहापोह में, जब मध्य प्रदेश में कहीं घूम रहा था, कहीं जा रहा था, कहीं अपने गुरुजनों के साहचर्य में, जिनसे मेरी रुचियाँ मिलती जुलती थी, जो आगम के पक्षों के जानकार थे, तंत्र में रुचिशील थे और साधक थे, उनका भी मैं कहीं कंबल ढो रहा था, तो उसका प्रभाव भी मेरे मन पर पड़ा और उसी मानसिक दबाव में अनेक वर्षों तक रहते हुए कुछ इस तरह का एक, जिसको हम कहते हैं एक बोध जैसा भाव, जिसको जैन विचारधारा में सतोरी कहते हैं कि एक छोटी सी हल्की सी कौन, एक स्पार्क मिलता है और कुछ चीज़ें उद्भासित हो जाती हैं हमारे सामने। कोई एक लय, कोई एक संगीत की धुन जैसी पकड़ में आ जाती है, कोई एक विचार की सत्ता, आत्मलय या आत्मसंगीत जिसको हम कहें, कुछ अपने पन जैसा, कुछ अपना भाव, कुछ वह अंतरानुभूति जिससे कविता बनती है, वो पकड़ में आ गई। अब वो जो आई वो किस तरह से आई और किस तरीके से मन में पर्यवसित हो गई, विचार दृष्टि में फैल गई, अब इसको तो मेरे लिए कहना इसलिए कठिन है क्योंकि मैं ही अपने सर्वाधिक निकट हूँ, तो यदि दूर जाऊँ तो ये संभव हो सके। अपने को देखना इतना संभव नहीं होता इतनी निकटता से भी। शायद उस दौर के जो मेरे मित्र होंगे वही इन चीज़ों को ठीक से बता सकेंगे। जब मैं मध्य प्रदेश में प्रोफेसर होकर गया तो वो मानसिकता वही थी लगभग 1994 में। उस दौर के प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह गौरासिया मेरे मित्र रहे और उन्होंने चीज़ों को देखा भी है, तो हमारे और उनके अनेक डिस्कशंस हुए और उन डिस्कशंस का परिणाम, उन विमर्शों का परिणाम ये हुआ कि अथर्वा में उनकी रुचि हुई। उन्होंने अरविंद के काव्य सावित्री पर काम किया था अंग्रेजी साहित्य में, तो उनको दिलचस्पी हुई, उन्होंने इस काव्य को सुना और अभी प्रकाशित होने के बाद उन्होंने कई बार पढ़ा भी और उस पर लिखा भी है, जो एक स्वतंत्र किताब का ही विषय हो सकता है, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है लगभग वो करीब 150 पन्नों का है, 150 पृष्ठ हैं उसमें। तो वो बता सकते हैं, जो हमसे जो दूर हैं वो बता सकेंगे, या जिन्होंने कविता पढ़ी है
पुरानी कविताएं भी मेरी पढ़ी हैं और अथर्वा की कविताएं भी पढ़ी हैं, वो बता सकेंगे कि वो विचार दृष्टि या जो कौंध या स्पार्क जो मुझे मिला वो किस तरह का रहा होगा या क्या परिवर्तन मुझसे आ गया। मैं अपने 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 तई तो ये कह सकता हूँ कि उसका परिणाम ये हुआ कि एक वैश्विक बिंब वाली कविता मुझे क्रमशः मिली, और वह वैश्विकता, वह कॉस्मिक इमेजरी जो कविता में अभिनिविष्ट हुई, वो उसके पहले संभवतः नहीं थी। 1992 के पहले की कविताओं में और 1992 दिसंबर के बाद की कविताओं में जो अथर्वा में आई, उनमें एक तात्विक मेटालिक अंतर ये हुआ कि एक बदली हुई जीवन दृष्टि की ये कविताएं थीं जो उसके पूर्व की कविताओं में दृष्टि दिखाई नहीं देती। और 1992 से लगातार 1.5 साल तक मैं अथर्वा पर काम करता रहा। अचानक सबसे इसमें जो अथर्वा में कुंडलवन नाम का जो तीसरा सर्ग है, तीसरा खंड है, या जिसको पांडुलिपि कहा गया है, वह पांडुलिपि सबसे पहले आई। और मेरे ख्याल से जो 12वीं पांडुलिपि पृथ्वी सूक्त है, वह पांडुलिपि भी तत्काल आई। और जो 6वीं पांडुलिपि तंत्रालोक है, वह भी उसके एडजेसेंट पांडुलिपि है। यानी इन तीनों की रचना पहले हुई और बाद की पांडुलिपियों की रचना बाद में हुई। सबसे बाद में जम्बूद्वीप की रचना हुई, जो बहुत बाद की कथा है। इस रचना को लेकर जब मैं चला तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि अंततः ये क्या चीज़ है और इसको मैं कैसे प्रस्तुत कर सकूं। ये कठिनाइयाँ मेरे मन में थीं कि ये क्या चीज़ आ गई है। जैसे सबसे पहले जब कुंडलवन की कविताएं आईं, हालांकि जो प्रकाशित कविताएं हैं उनको बहुत कटील कर दिया गया है, कट शॉर्ट कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको प्रकाशन में मैं नहीं दे सका कई कारणों से। उसमें एक प्रमुख कारण तो ये था कि ऐसी शब्दावली में और ऐसे वाक्य विन्यास में कविताएं उतरी थीं कि उसमें इतने तत्सम और कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ मुझे स्वयं भी पता नहीं था। और उनमें से जिनका जिनका मुझे अर्थ पता चलता गया उनको तो मैंने रहने दिया, और जिनका अभी तक भी मैं विश्वस्त नहीं हो सका उनको मैंने वहाँ से हटा दिया। मेरा विश्वास है कि वो शब्द भी कहीं ना कहीं होंगे और मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि ये तो अन्याय ही होगा पाठकों के प्रति भी कि जिसको मैं स्वयं भी नहीं समझ रहा हूँ वो इसमें क्यों जा रहा है। तो जिन चीज़ों की रेजोनेंस मेरे मन में मीनिंगफुल बन गई, उन्हीं चीज़ों को मैंने जाने दिया। तो ये तो बाद की कथा है। शुरुआती दौर में तो ये एक बहुत बड़े प्रवाहात्मक अंश के रूप में ये खंड आया था, और जब यह ख़त्म हो गया तो इसके बाद पृथ्वी सूक्त नाम का खंड आया, फिर तंत्रालोक का खंड आया। ये 3 खंड पहले आए और बहुत कम समय में ही आ गया। दिसंबर 1992 में मैंने शुरू किया और जनवरी फरवरी 1993 के बीच में ही ये 3-4 खंड उतर आए। और फिर आगे और भी खंड उतरते चले गए। जो स्पार्क या जो विज़न मुझे मिला, जो दृष्टि मुझे मिली, उसी के विन्यास के क्रम में, उसी की को पूरा करने के क्रम में ये लगातार ये कहानी चलती गई। और जब मैं मध्य प्रदेश चला गया तब तक भी वो जारी रही। बाद में ये सामाजिक जीवन में आने, यानी अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में मुखर होकर आने के कारण यह वेग कम हुआ, लेकिन फिर भी कुछ वर्षों तक यह चला। और अंततः 2001 तक आते आते, तब मैं भोपाल में पदस्थ हो गया था, और वहाँ आते आते इसका लगभग 80% हिस्सा पूरा हो चुका था। लेकिन उसके बाद यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस पूरे मेटल का, पूरे इस रॉ मटेरियल का मैं क्या करूं और इसको किस रूप में मैं ढालूं, कैसे इसको विन्यस्त करूं, कैसे इसको एक तान में ले चलूं, इसका वितान बनाऊं कैसे। और फिर उस प्रक्रिया में मुझे 12 साल लग गए। 2001 से 2012 के बीच में मैं इस रचना में एक भी पंक्ति नहीं जोड़ सका। हाँ, इस बीच इसके समानांतर दूसरी अन्य कविताएं मैं लिखता रहा। अनुवाद के काम मैंने किए, जिसमें शिव महिम्न का काव्य अनुवाद किया हिंदी और अंग्रेजी कविता में। आचार्य शंकर की सौंदर्य लहरी का संस्कृत से हिंदी कविता में अनुवाद किया। गणपति ऑकल्ट की कविताएं लिखा। ताओ ते किंग के भी बहुत सारे अंशों का मैंने अनुवाद किया। अरविंद के काव्य सावित्री का भी कुछ अंशों का मैंने अनुवाद किया। अनुवाद में मेरी रुचि बचपन से ही थी। जब मैं मानसदा का छात्र था, मैंने पहले ही बताया कि अंग्रेजी की बहुत सारी कविताओं का मैंने अनुवाद उस दौर में किया था। तो यह एक शगल था मेरा और मैं ये करता रहा।
स्वतंत्र कविताएं भी मैंने लिखी, जिनमें नर्मदा वाली कविताएं जो प्रकाशित हुई सौंदर्य जल में नर्मदा के नाम से 2015 में, और समुद्र सौंदर्य की ही प्यास के संकलन में जो आ रही हैं समुद्र विषय कविताएं, वो भी 2004 की रचनाएं हैं। अन्य अन्य कविताएं भी उस दौर में लिखी गई जो अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं। इसके साथ साथ मैंने गद्य के क्षेत्र में काम किया, बहुत सारे निबंध लिखे, शोध पत्र भी लिखे जो अपने प्रोफेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। इस बीच में अज्ञे पर एक किताब आई सन्नाटे का छंद नाम से, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं JRF का विद्यार्थी था तो उनको पढ़ाते हुए जो कविताएं, जिन अज्ञे की कविताओं की व्याख्या मैंने की थी, एक व्याख्यात्मक आलोचना की किताब जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया और कई पुरस्कार भी उस किताब को मिले। तो वो सब उस दौरान चीज़ें आई। लेकिन एक समानांतर रूप से अथर्वा की रचना जो चल रही थी वो बंद हो गई। ये फिर 2012-13 के बाद ही इस पर मैं फिर से अवधान पूर्ण ढंग से लग सका, और जो पांडुलिपियों की कहानियाँ हैं उन कहानियों को का मैं क्रम बना सका, जिसके बीज तो बहुत सारे मेरे मन में पड़े रहते थे लेकिन उसको लिख नहीं पाया था। तो 2012 से लेकर के 2018 तक 6 वर्षों में पांडुलिपियों की कथा, एडिटिंग, और जिन अंशों के अंश छूटे हुए थे उनको पूरा करना, और विशेष तौर से जिसको मैं क्लाइमेक्स मानता हूँ, सर्वश्रेष्ठ अंश मानता हूँ इस कृति का, वो जम्बूद्वीप, जिसमें मुझे जो कुछ कहना था अपने इस पूरे फैलाव और बिखराव को लेकर के जो संयोजित करना था, वो मैं इसमें कह सका। तो अंततः इसका पूरा विन्यास इस तरह से किया गया है जिसमें एक छोटी सी कथा बुनी गई है, और यह कथा इस तरह से है कि हाइपोथेटिकल कहानी है और उसमें सहारा लिया गया है मनवंतर की कल्पनाओं का भी, जो हमारे धार्मिक साहित्य में दिखाई देता है, कालगणनाओं में दिखाई देता है, और जिसकी चर्चा भी पुराणों में की गई है। इस जीवन को लेकर, इस सृष्टि को लेकर, मनवंतरों को लेकर, कल्पों को लेकर जो चिंतन और विचार किया गया है अनेक जगहों पर, उनका भी इसमें सहयोग लिया गया है। इसकी जो पात्र की जो रचना है, मुख्य पात्र अथर्वा है जो प्रश्नों के उत्तर देता है, उस पर खलील जिब्रान के प्रॉफिट का असर है। प्रॉफिट के ही तरह से वह पात्र रचा गया है, गढ़ा गया है। दीर्घतमा एक स्वतंत्र पात्र है जो आज की दलित विमर्श की राजनीति जैसा एक तरह का सर्वहारा पात्र भी कह सकते हैं, दलित पात्र भी कह सकते हैं। क्वेश्चन रेजर है, प्रश्न उठाने वाला पात्र है। वह मान कर नहीं चलता, हर बात पर, हर चीज़ पर वह सवाल करना जानता है, और उसी के सवाल से अथर्वा अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो अथर्वा एक तरह का ऐसा पात्र है, मैंने पहले ही कहा, खलील जिब्रान के प्रॉफिट की तरह, जो प्रश्नों का समाधान परक उत्तर देता है। लेकिन यहाँ समाधान ज़्यादा नहीं है, संकेत किए गए हैं और विमर्शात्मक समाधान है। और जो मेरे ज़माने का, मैंने पहले ही कहा कि 90 के दशक से लेकर अब तक की जो राजनीति है, इसका जो डिस्कोर्सिव रूप है, विमर्शात्मक रूप है, वह कहीं न कहीं इसमें शामिल हुआ है और आया है, जो कि जम्बूद्वीप नामक कविता में देखने को आपको मिलेगा। संक्षेप में कह सकता हूँ कि यह पूरी कथा जो 16 पांडुलिपियों की कहानी है, यह कहानी 16 पांडुलिपियों से गुजरती हुई चलती है और डिस्कोर्सिव तरीके से, विमर्शात्मक तरीके से एक निष्पत्ति पर पहुँचती है। अब वह निष्पत्ति क्या है, तो उधर संकेत तो मैंने परिशिष्ट में भी किया है, स्वयं किताब ही इसी बात के लिए रची गई है। वो एक तरह का सिंथेसिस प्रस्तुत करती है। तो वो सिंथेसिस कई स्तरों का है, जैसे पदार्थ और चेतना के द्वंद्व के सिंथेसिस की ओर ले चलती है। मोटे में कहें तो गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच समन्वय करती है, सिंथेसिस निकालती। समन्वय तो कह देना एक कठिन काम होगा और बड़ा काम होगा, तो उतना बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन एक सिंथेसिस रचने की प्रक्रिया है जिसमें एक यौगिक कंपाउंडिंग कर रही है। वो जो कंपोजिशन है उसका, वो इस तरह का है। स्त्री विषयक जो प्रश्न हैं, जिसमें पश्चिम के स्त्री का खुलापन है और भारतीय स्त्री की पारंपरिकता है और उसकी खुले मानस की चित्तवृत्तियाँ हैं, तो उन पर भी इसमें एक सिंथेसिस है। बौद्धों और ब्राह्मणों यानी वैदिकों का जो द्वंद्व रहा है हमारे भारतीय समाज में और इतिहास में, उसका भी एक अंश, एक सिंथेसिस का अंश इसमें दिखाई देता है। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कभी भारत का समन्वय यदि करना होगा तो हमें वैदिकों के मस्तिष्क और बौद्धों के हृदय का समन्वय करना होगा। अगर वो दोनों एक सामंजस्य में आ सकें तो भारत नया भारत बन सकता है, क्योंकि इसके पास प्रज्ञा,
या वैदिकों की जीवन दृष्टि हो और बौद्धों की करुणा हो। उसके आगे बढ़ करके ये बात भी उन्होंने कही कि जो सामाजिक आचरण की संहिता है और बराबरी की भावना है जो इस्लाम में उन्होंने देखी थी, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया, तो उसको भी जोड़ सकते हैं। इसमें ईसाइयत, इस्लाम के भी कुछ अंश हैं और उनके प्रवक्ता पात्र भी हैं। जैसे एक पात्र मैंने अल मुस्तफ़ा जो पात्र लिया, वो खलील जिब्रान से ही प्रेरित पात्र है, उसमें भी वो पात्र दिखाई देता है, तो उसका नाम मैंने रखा अल मुस्तफ़ा। जो इस्लाम और विशेष रूप से जो अल्लामा इकबाल हैं, एक तरह के वो स्पोक्समैन भी हैं, तो उन्होंने जावेदनामा में जिस तरह की दृष्टि दी है उसका भी एक प्रभाव इस कविता में दिखाई देता है। इसके साथ साथ मार्कंडेय नाम के एक पात्र हैं, श्वेतकेतु नाम के पात्र हैं, जो महर्षि अरविंद की रचना दृष्टि या जीवन दृष्टि से प्रतिफलित पात्र हैं, जिसका अभिनिवेश उन्होंने सावित्री नामक महाकाव्य में, कविता में और लाइफ डिवाइन में, दर्शन के इस महाग्रंथ में उन्होंने किया है। तो इस कृति पर 3 बड़े कवियों का प्रभाव है। जीवन दृष्टि को रचने में जयशंकर प्रसाद की कामायनी, श्री अरविंद की सावित्री और इकबाल की मेराज जावेदनामा का प्रभाव है। इसकी शैलियों पर भी इन तीनों कवियों का प्रभाव है। नेचुरली मैंने पहले ही कहा कि कोई भी कवि जो लिखता है वो पूरे युग के माध्यम से लिखता है, कोई युग ही मिलकर लिखवाता है, और कवियों की वाणी भले ही फ्रैक्शंस में दिखाई दे रही है, लेकिन युग हर कवि के हाथ में लेखनी थमाकर कुछ लिखवाता रहता है। तो इसी क्रम में यह किताब भी तैयार हुई है। मैंने तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई मैंने इसे अपने पूर्वज कवियों के साथ मिलकर जिस सपने को देखा, उनके साथ मिलकर ही मैंने इसे लिखा। इसे लिखवाने में, इसे रचित करने में, इसे सुलभ बनाने में इन सब कवियों का योगदान है, और उनके प्रति मैंने हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित की है। जहाँ से जो कुछ भी लिया गया है उसके लिए, उसके प्रति मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और आभारी हूँ, क्योंकि बिना उनके इस कृति की रचना भी नहीं हो सकती थी। उनके साथ ही साथ ये किताब बन पाई है, बन सकी है। इसमें जो 16 पांडुलिपियों की कहानी है, उन पांडुलिपियों की कहानी ये है कि पृथ्वी से बाहर एक लोक है जिसको कहा गया है टाइटेनियम का लोक, तातनियम का लोक। यह शनि ग्रह का एक उपग्रह है, टाइटन, उसी का एक परिवर्तित नाम है टाइटेनियम, जिसको इसमें तातनियम कहा गया है। तातनियम से आशय यह है कि जिसके नियम श्रेष्ठ हैं, एक श्रेष्ठ नियम से संचालित उपग्रह जो शनि का उपग्रह है, और जिसकी रचना में भगवान सदाशिव दक्षिणामूर्ति का हाथ है, और जिसके विधान को बनाने वाले वही हैं। वहाँ पर वो उपग्रह ठीक पृथ्वी की तरह है। हमारी पृथ्वी वर्तमान में जिस तरह की स्थिति में पहुँच गई है, जहाँ हम मानते हैं कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और मनुष्य के लिए ही सारी चीज़ें बनाई गई हैं, तो इस तरह मनुष्य ही के उपभोग के लिए सारे पेड़ पौधे हैं, सारी पृथ्वी है, सारे जंगल हैं, सारे पहाड़ हैं, सारी नदियां हैं, सारे जीव जंतु हैं। एक तरह का मानववाद जो मानवतावाद से पृथक है, जो मानव की सुपरमेसी को स्थापित करता है और इसीलिए अनंत भोग को, भोक्तावाद को जन्म देता है। तो इसी तरह की दृष्टि जो पृथ्वी पर चल रही है, इसी तरह की दृष्टि, इसी तरह की जीवन दृष्टि, इसी तरह का विकास क्रम इस टाइटेनियम नामक ग्रह पर भी हुआ। और एक हाइपोथेसिस की गई है कि जिस तरह से ये बुद्धि हमारी विकसित हो रही है, हृदय प्रदेश को छोड़ करके आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, जिसके पास हृदय को देखने का अवधान नहीं है, तो उसका क्या परिणाम होगा। 2 विश्व युद्ध हम लड़ चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध हम टुकड़े टुकड़े में लड़ते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध हम देख रहे थे, हमले देख रहे थे। स्टार वार की जो कल्पना की गई है वह इससे कुछ भिन्न नहीं है। तो एक हाइपोथेसिस है, इसी तरह की कल्पना की गई है कि टाइटेनियम पर मनुष्यता ने तकनीकी विकास को उस उच्चतम सोपान पर पहुंचा दिया, तथाकथित विकास को, जिसमें स्टार वार होने के कारण, नक्षत्र युद्ध होने के कारण वह पूरा उपग्रह ही विनष्ट हो गया। पारमाणविक अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से पूरा उपग्रह ही नष्ट हो गया, और मनुष्यता ने जितना भी ज्ञान विज्ञान अर्जित किया था वह ध्वस्त हो गया। तब सदाशिव दक्षिणामूर्ति ने अथर्वा
और अथर्वा के अन्य जो पार्षद मित्र हैं, जिनमें श्वेत केतु हैं, वज्र विरोचन हैं, अनंग वज्र हैं, अल मुस्तफ़ा हैं, अब्राहम हैं, मार्कंडेय हैं, दीर्घतमा है, अपाला है, इनको बुलाया और कहा कि देखो यह ग्रह तो नष्ट हो गया। जिस ज्ञान विज्ञान से इसकी रचना की गई थी उसको बचाने की ज़रूरत है। उसको तुम मंजूषाओं में बंद कर लो और लेकर तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब ये पूरी तरह विनष्ट हो गया है। अब इसकी रचना कब होगी, कैसी होगी, ये बात है। अभी तो फिलहाल यहाँ से इसको बचाने के लिए निकल जाना चाहिए। तो अथर्वा ने अपने पार्षद मित्रों के साथ मिल करके सारे ज्ञान विज्ञान को मंजूषाओं में बंद किया। अभी काल्पनिक बात है, ज्ञान कोई मंजूषाओं में बंद नहीं रहता है, लेकिन हवा के तरंग पत्रों पर वो ज्ञान मंजूषाओं में बंद हुआ और उसको लेकर के वहाँ तात्नियम से वो निकल गए। दक्षिणामूर्ति ने कहा कि ब्रह्मांड में अनेक ऐसी पृथ्वियाँ हो सकती हैं जहाँ जीवन की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन जीवन पैदा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज्ञान और विज्ञान नहीं है। तो तुम लोग इस ज्ञान विज्ञान को लेकर जाओ और जहाँ जो ग्रह इस लायक हो वहाँ पर तुम मनुष्यता को फिर से विकसित करो, एक कविता का देश बनाओ। क्योंकि गद्य के अधिक विकास से मनुष्यता की बुद्धि ज़्यादा विकसित होती है और बुद्धि का परम परिणाम, परम लक्ष्य यही उपलब्धि होती है जिसमें हम आत्मविनाश करते हैं। बुद्धि का काम ही है और पृथ्वी पर भी हम यही देख रहे हैं। ये तो एक एलेगरी है एक तरह की, कि जो हम पृथ्वी पर देख रहे हैं उसी को मैंने प्रकारांतर से तात्नियम पर घटित किया है और मनवंतर की उस कहानी का आश्रय लिया है कि जिसमें हर मनवंतर में सृष्टि रचना में वही क्रम दोहराया जाता है। एक प्रकार से पुराणों के हिसाब से हम वैवस्वत मनवंतर में चल रहे हैं। और पुराणों की ही दृष्टि नहीं बल्कि ऋग्वेद में भी बात आई है कि ब्रह्मा ने, प्रजापति ने इस सृष्टि की रचना ठीक उसी अनुक्रम में की जैसा पहले वह करते आए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वैवस्वत मनवंतर पर यह पृथ्वी जो सृष्टि हो रही है ये ठीक उसी क्रम में विन्यस्त हुई है जो इसके पूर्व चाक्षुष मनवंतर में हुई। तो जो हमारे जीवन का इतिहास है, जो ज्ञात इतिहास है हमारा, जिसको हम इतिहास का काल कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं, जो 4000 वर्षों का है या 5000 वर्षों का, और इसके साथ ही साथ जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्टोरिक एज है, जो प्रागैतिहासिक काल है, जो लाखों साल का है जय विकास की प्रक्रिया का। तो ये प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल जो पृथ्वी पर हमने देखा, ठीक इसी क्रम में हमने उसको तात्नियम पर घटित किया। अब उस क्रम को, उस जीवन दर्शन को, उस वेद को, विज्ञान को लेकर वे सारे पात्र, अथर्वा और उनके सहयोगी पात्र वहाँ से निकल गए। और जो हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यह जब चाक्षुष मनवंतर में थी, अभी यह वैवस्वत मनवंतर घटित नहीं हुआ था, चाक्षुष मनवंतर की तैयारी हो गई थी, अभी पृथ्वी पर मानव चेतना पैदा नहीं हुई थी। तब वो लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ के जीवधारियों में चेतनाओं को डाला, तो हर जीवधारी ने चेतना को विकसित नहीं किया जैसा कि विज्ञान कहता है। और विज्ञान की एक पूरी परंपरा है इस बात को कहने की कि मनुष्य कैसे पैदा हुआ। तो जो एंथ्रोपोमॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स पैदा हुए, गुणवत्ता पैदा हुई, क्वालिटी पैदा हुई, एट्रीब्यूट्स पैदा हुए, जिससे आज हम कहते हैं कि ये होमो इरेक्टस तक हम पहुँचे हैं। तो इस मानव तक आने में जिस प्राकल्पीय जीव पर वह प्रयोग किया जा सका, जिसको हम चिंपांजी कहते हैं, बंदर कहते हैं, उस पर वो प्रयोग किए गए और वही प्रयोग सफल हुए। बाकी अन्य जीवधारियों पर प्रयोग सफल नहीं हुए। मनुष्य चेतना का विकास उन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे हुआ और क्वालिफाई करता हुआ, अपने गुणों का संवर्धन करता हुआ वो वर्तमान मनुष्यता तक पहुंचा। इसके बाद उन लोगों ने उस ज्ञान विज्ञान को, जो मंजूषाएँ थीं, उन मंजूषाओं को पृथ्वी के अनेक भागों में छिपा दिया। अब ये काल्पनिक बातें हैं, ये कोई सच बातें नहीं हैं। इसलिए कविता के पहले ही, बिल्कुल जो पहला ही चैप्टर है उसका नाम महागल्प है। एक गल्प है ये। अब पृथ्वी पर देखिए तो केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अनेक जगहें हैं जहाँ पर रहस्यमय चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए मिस्र के पिरामिड, ब्रिटेन में जो स्टोनहेंज है, दक्षिण अमेरिका में नाजका लाइन्स हैं, लंका का त्रिकूट पर्वत है, शंबल का ज्ञानगंज है, सिद्धाश्रम है, कैलाश पर्वत है वगैरह। इस तरह की जितनी भी रहस्यात्मक चीज़ें हैं जिनके बारे में अब ये खोज की जा रही है कि ज़रूर इनका कुछ एलियन सभ्यता से संपर्क था, कुछ ऐसे बाहरी लोग थे जो पृथ्वी से बाहर के लोग थे जिन्होंने इसे रचा, अन्यथा ये कैसे हो सकता था। इस तरह की तमाम पूरा साहित्य है, पूरे बड़े बड़े लेखक हैं जिन्होंने इस तरह की अटकल
लगाए हैं, अनुमान लगाए हैं और किताबें लिखी हैं, अनेक अनेक पुस्तकें आई हैं। अब सभ्यताओं के इतिहास को नए ढंग से देखने की मुहिम शुरू हुई है। इतिहास के परिदृश्य में भी हम देखें तो नासा के सॉफ्टवेयर से लोग रामायण की तिथि निकाल रहे हैं, डूबी हुई द्वारका की प्राचीरों को खोज रहे हैं, विशाखापट्टनम के पास के समुद्र में, महाबलीपुरम के पास के समुद्र में